एक भव्य हवेली जहां अमीरी की चमक के पीछे छिपे हैं अंधेरे राज। 3 भाई, एक पिता और एक बहू। लेकिन आज मौत की छाया इस घर पर मंडरा रही है। सुरेश की चीख पूरे घर को हिला देती है। सुरेश भाई, क्या हुआ तुझे? उठना प्लीज। हम तीनों भाई हमेशा साथ थे। तू कैसे छोड़ सकता है हमें? मेरा बेटा सुरेश, मेरे लाल, तू क्यों चला गया? मौत की ये खबर घर को हिला देती है। लेकिन क्या ये प्राकृतिक थी या कोई अंधेरा राज छिपा है? पुलिस आती है। इंस्पेक्टर विक्रम और लल्लू पांडे एंटर करते हैं। सेठ दिवाकर जी, मैं इंस्पेक्टर विक्रम हूं। ये मेरा असिस्टेंट लल्लू पांडे है। सुरेश की मौत की खबर मिली। क्या हुआ था? परिवार का दुख समझता हूं, लेकिन जांच जरूरी है। इंस्पेक्टर साहब, मेरा बेटा वो मेरा सहारा था। रात को ठीक था, सुबह नीला चेहरा, कोई चोट नहीं। सर, ये परिवार कितना दुखी है। मैं तो सोच रहा हूँ कहीं कोई शराब तो नहीं। चुप रहो लल्लू। विक्रांत जी, आप बिजनेस संभालते हैं ना? सुरेश से कोई दुश्मनी? परिवार का ये दुख देखकर लगता है कुछ गहरा राज है। नहीं इंस्पेक्टर, हमारा परिवार अमीर है, लेकिन प्यार से बंधा था। सुरेश वो मेरा छाया था। तलाक के बाद मैं टूटा था, लेकिन सुरेश ने संभाला। अब वो चला गया। हाँ साहब, हम सब साथ रहते हैं। युक्ति भी घर संभालती है, लेकिन आज सब बिखर गया। भाभी जी, आप क्या कहती हैं? सुरेश से आपका रिश्ता कैसा था? इंस्पेक्टर साहब, सुरेश जी वो मेरे जेठ थे, अच्छे थे। पुलिस स्टेशन में विक्रम और लल्लू केस की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मौत का राज अभी छिपा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पर उसमें मौत का कारण स्पष्ट नहीं पता चलता, जो इस मौत को और भी संदिग्ध बना देता है। सर, वो घर रात को अजीब आवाजें आती होंगी। सुरेश की मौत, नीला चेहरा, जहर तो नहीं? पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। कोई जहर नहीं, दिल का दौरा। लेकिन इतनी कम उम्र में। अगले दिन जांच घर पहुंचती है, जहां रिश्तों की परतें खुलने लगती हैं। विक्रांत जी, सुरेश की डायरी मिली। कोई दुश्मनी? नहीं साहब, वो अकेला रहता था। तलाक के बाद मैं भी व्यस्त हूं। साहब, युक्ति बीमार है, मिल नहीं सकती। लेकिन सुरेश भैया वो मेरे लिए पिता जैसे थे। मैं छोटा हूं, वो सिखाते थे। अब अकेला महसूस होता है। ठीक है, मैं खुद देखता हूं। परिवार का दुख बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे युक्ति से कुछ पूछताछ करनी है। रुकिए, अंदर मत आइए। मैं मिलना नहीं चाहती। मेरे पास आपको बताने के लिए कुछ नहीं है। इस बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहती। कृपया मुझे परेशान ना करें। भाभी जी, बस 2 मिनट। केस के लिए जरूरी है। आपका दुख साझा करना चाहता हूं। नहीं, जाइए यहाँ से। सर, छोड़िए ना। उनका दुख हम बढ़ा रहे हैं। रामू काका, आप कब से इस घर में नौकरी कर रहे हैं? बेटा, मेरी तो पूरी उम्र यहीं बीत गई। ये बच्चे मेरे सामने ही पले बड़े हैं। क्या इस घर में और कोई नौकर है? हाँ, माली आता है, लेकिन वो सफाई करके चला जाता है। रात को सिर्फ मैं ही यहां रुकता हूं। क्या आपने पिछले कुछ दिनों में घर में कुछ अजीब देखा? कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहें? नहीं साहब, मुझे तो सब कुछ सामान्य ही लगा। सेठ जी, मुझे एक रात आपके घर ठहरना है, जांच के लिए। आपका दुख समझता हूं, लेकिन सुरेश को न्याय मिलना चाहिए। ठीक है इंस्पेक्टर। रात और गहराती है।
विक्रम को एक रहस्यमयी कमरा दिखाई देता है। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाता है और छिपकर उस कमरे में दाखिल होता है। अंदर जाते ही उसकी नजरें ठिठक जाती हैं। कमरे में काले कपड़े टंगे हुए हैं। चारों ओर जली हुई मोमबत्तियां रखी हैं। जमीन पर एक पुराना कंकाल पड़ा है और मेज पर खुली पड़ी हैं कुछ अजीब मंत्रों की किताबें। उस कमरे में आमतौर पर कौन जाता है? उस कमरे में कोई नहीं जाता, सिर्फ युक्ति जाती है साफ सफाई के लिए। यह सुनकर विक्रम का शक और बढ़ जाता है। अगली रात वो फिर से उस कमरे में घुसता है। आप यहाँ निकल जाओ, ये मेरा कमरा है। आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा कमरा है, पर यहाँ पर क्या होता है? ये सब क्या है? तुम्हें इन सब में नहीं पड़ना चाहिए। तुम बस उस अपराधी को ढूंढो। विक्रम यहां से चला जाता है, लेकिन उसके मन में सवालों की घेराबंदी बढ़ जाती है। आखिर उस कमरे का राज क्या है? अगले दिन लल्लू पांडे का चेहरा नीला पड़ने लगता है। विक्रम को एक ही रास्ता सूझता है। विक्रम अपने गुरु बाबा चंद्रसेन के पास पहुंचता है। विक्रम, इस पर तो काले जादू का असर दिख रहा है। उसने तुम पर भी क्रिया की थी, पर तावीज ने तुम्हें बचा लिया। लल्लू को बचाने के लिए मैं तुम्हें दिव्य जल दूंगा। अब तुम पूरी बात मुझे विस्तार से बताओ, क्या चल रहा है? विक्रम सारी घटना बाबा जी को विस्तार से सुनाता है। सब कुछ सुनकर बाबा गंभीर हो जाते हैं। युक्ति एक शक्तिशाली तांत्रिक है और मारण क्रिया में निपुण है। तुम सतर्क रहो। मेरा दिया हुआ रक्षा कवच तुम्हें बचाएगा, पर युक्ति को रोकना तुम्हारा काम होगा। बाबा, लेकिन कैसे? धैर्य रखो, सत्य सामने आ जाएगा। विक्रम सेठ दिवाकर के घर जाता है। सेठ जी, आपकी बहू तांत्रिक है। उसने सुरेश को मार डाला। बकवास। मेरी बहू ऐसा कुछ नहीं कर सकती। वो अभी अपने मायके बंगाल गई हुई है। विक्रम सेठ दिवाकर को उस कमरे में ले जाता है जहां युक्ति ने तांत्रिक क्रियाएं की थीं। पर कमरे का नजारा देखकर दोनों स्तब्ध रह जाते हैं। कमरा बिल्कुल साफ, न कोई राख, न कोई किताबें, न कोई चिन्ह। किसी भी तरह का सबूत नहीं मिलता। ये कैसे हो सकता है? कल तो यहां सब कुछ मौजूद था। तुम गलत हो। अपना काम ठीक से करो, सच खोजो। विक्रम बंगाल की ओर रुख करता है, जहां युक्ति का अतीत इंतजार कर रहा है। विक्रम युक्ति के गांव जाता है। वहां उसे पता चलता है कि युक्ति की मां अब नहीं रही। वो कुछ समय पहले आई थी, लेकिन अब कहीं चली गई है, और युक्ति अभी कहां है किसी को मालूम नहीं। विक्रम अंततः एक तांत्रिक से मिलता है। हाँ, गंगा के किनारे शमशान में रहती है। लेकिन सुनो, पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर मत जाना, वहां बहुत खतरा है। युक्ति? वह आज रात मारण क्रिया करेगी। वह 7 से 8 साल की लड़की की बलि देगी। पश्चिम बंगाल का एक छोटा गांव, जहां युक्ति का दुखद अतीत दफन है। विक्रम एक बूढ़े तांत्रिक से मिलता है जो युक्ति का गुरु था। रामदास बताते हैं कि पिताजी गरीब किसान थे। एक जमींदार से उन्होंने कर्ज लिया था। जमींदार वसूली के लिए युक्ति के पिता को धमकाता था, पर युक्ति के पिता कर्ज नहीं दे पाते थे। फिर एक दिन जमींदार गुंडों के साथ आकर युक्ति के पिता को मारवा देता है। युक्ति की मां अपने पति को बचाने की कोशिश करती है, पर वो भी मारी जाती है। जमींदार युक्ति के पिता के अंगूठे का निशान ले लेता है और युक्ति को वही छोड़कर चला जाता है। तब से युक्ति के अंदर बदले की भावना ने जन्म लिया। युक्ति रोती हुई भागती है। एक तांत्रिक ने युक्ति को बेटी की तरह पाला और उसे तंत्र विज्ञान की बातें सिखाईं। वो शुरुआती दिनों में उसे मार्गदर्शन करता रहा, पर वो ये नहीं जानता था कि युक्ति इस विद्या का दुरुपयोग करेगी। बाद में युक्ति ने उसी तांत्रिक विधि से अपने माँ बाप के हत्यारों को मौत के घाट उतार दिया, पर उसके भीतर का बदले का जज्बा शांत नहीं हुआ। धीरे धीरे उसने हर धनी और ताकतवर शख्स को अपना दुश्मन मान लिया। रात का शमशान।
जहां युक्ति अपनी सबसे खतरनाक क्रिया करने वाली है। विक्रम पहुंचता है, युक्ति मंत्र पढ़ती है। रुक जाओ, तुम कैसे बचे? गुरु के आशीर्वाद से। विक्रम लड़के को बचाता है और युक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके साथ उसके साथी तांत्रिक भाग जाते हैं। तुम अब भी भूल रहे हो विक्रम, मुझे दुनिया की किसी भी जेल में कैद नहीं किया जा सकता। तुमने मेरा अनुष्ठान नष्ट कर दिया, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस तरह युक्ति जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। उस पर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलता है। विक्रम दिवाकर के पास जाकर सारी बात बताता है। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता। युक्ति का हमने क्या बिगाड़ा था?